हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी एक फिनोमेना होता है और बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पर एक ग्राफ हमने बनाया था एंड दैट ग्राफ वाज लाइक दिस, जहां पर ये Fe है, यहां पर यूरेनियम है और इधर ड्यूटेरियम है H2, यहां पर हीलियम। इस तरह से ये 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ये हम लोगों का पिछली क्लास में हुआ। ओके, एक प्रिंसिपल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो ये कि अगर लोअर बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस हायर बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी का क्या होगा, whether we have to give energy or we receive energy, तो आंसर है we receive energy। ये पिछली बार की बात आपको याद होगी, बाइंडिंग एनर्जी ये अकेले मास है, मास एंड एनर्जी, जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी बन गई और अब ये दोनों का मास इतना बचा है, ये वाला मास डिफेक्ट हो गया। ये मास डिफेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जब भी दो न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं, दोनों में थोड़ा सा मास डिफेक्ट हो जाता है और ये मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट हम क्या मानते हैं, दोनों के पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये जो नंबर है 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 238 हो सकता है, लेकिन जब ये 238 ऐसे न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमने देखा कम होती है। और जब कम क्वांटिटीज मिलती हैं, यानी ये 100, यहां पर ऊपर गए 36, 40, 50, ये वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं जिसमें इतने मेंबर होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी उनकी कितनी ज्यादा होती है, ये एग्जिस्टिंग मास है और ये उनका मास डिफेक्ट है। ये किसका है, ऊपर वालों का। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 6। इनकी बाइंडिंग एनर्जी 6, इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8। अब अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये दोनों के लेवल का डिफरेंस है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये जो इसका मास है, ये मास तो कम है और इसका मास ज्यादा है, तो इतना सा मास गायब होके फिर से एनर्जी और बन जाएगा, तो हमको एनर्जी और मिलेगी। एनर्जी और मिलेगी क्यों, क्योंकि जब ये यूरेनियम से क्रिप्टॉन बनेगा या ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसमें 100 पार्टिकल हैं, 110 पार्टिकल हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा ज्यादा होती है और उसका मास कम हो जाता है। तो ये वाला मास जो कम हो गया, ये कहां चला गया, तो ये एनर्जी के फॉर्म में निकलता है और वो एनर्जी हमको मिलती है। तो हमने प्रिंसिपल क्या याद किया, व्हेन ए न्यूक्लियाई ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी, when a nuclei of lower binding energy is converted to nuclei of higher binding energy, then energy is released. Energy is released. अब इस प्रिंसिपल पर हमने देखा दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये है कि ये जो 238 है
इससे अगर हम ये वाले न्यूक्लियाई बनाएंगे जो कि 100 के हैं तो एनर्जी हमको मिलेगी। ऐसी प्रोसेस में हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियाई को तोड़ के हम एक से ज्यादा न्यूक्लियाई बनाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं तोड़कर, क्योंकि इसका मास कितना है 238, 235, 200। इसको तोड़ेंगे, तोड़ के ये इसके 2 बनेंगे। तो ये जो तोड़ने वाली प्रोसेस है उसमें हो क्या रहा है कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मास कम हो जाता है और हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है तोड़ने वाली प्रोसेस, इसका हमने नाम रखा फिजन। फिजन लोअर से हायर जाने का एक तरीका हमारे पास यहां पर भी है। ये जो ड्यूट्रियम है H2, इससे हम He4 बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन करेंगे। इस तरह से 2 ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन करेंगे और इससे हीलियम मिलेगा। लेकिन हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो जब ड्यूट्रियम से हीलियम का न्यूक्लियाई तैयार होगा तो हर पार्टिकल का मास इतना सा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में और वो एनर्जी हमको मिलेगी। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यहां पर हम 2 को जोड़कर एक चीज बना रहे हैं, जबकि यहां हमने क्या किया था, एक को तोड़कर 2 चीजें बनाई थी। तो यहां पर हमने 2 को जोड़कर एक बनाया है। इसको जोड़ने का जो प्रोसेस है, गर्म करके पिघला के उसको आपस में मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसलिए हमने उसका नाम रखा फ्यूजन। तो ये दूसरी प्रोसेस हुई फ्यूजन। तो इन दोनों प्रोसेस में कॉमन क्या है, कॉमन है लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियाई को लार्जर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया। ये दोनों में हो रहा है। तो नाम अलग अलग क्यों दिए, क्योंकि एक में एक को तोड़कर ज्यादा और दूसरे में 2 को मिलाकर एक बनाया गया है, इसलिए इनके नाम हमने तो हम लोग दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। फिजन is the process in which a large nuclei is broken into 2 or more middle-sized nuclei and energy is released. फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन is the process in which 2 small nuclei are combined to make a larger nuclei. पर दोनों में कंडीशन क्या रहती है, दोनों में कंडीशन ये रहती है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए और बनने के बाद जो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तभी कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी बनेगी, तभी हमको ये वाली एनर्जी रिलीज होकर मिलेगी। तो ये 2 तरह के हमारे प्रोसेस होते हैं। ओके, अब इन दोनों प्रोसेस को हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फिशन का प्रोसेस। फिशन के प्रोसेस के लिए जो सबसे हैवी न्यूक्लियाई होता है यूरेनियम, उसको हम यूज करते हैं। तो यूरेनियम में फिशन होने के बाद हमको क्या मिलता है, कितनी एनर्जी मिलती है, उसे देखिए।
फिजन रिएक्शन किस तरह से होता है? देखिए, एक न्यूक्लियाई जो फॉर्म होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं कूलम फोर्स के कारण, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं एक दूसरे फोर्स के कारण। उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबको आपस में क्या करता है? पकड़ कर रखता है, खींच कर रखता है, लेकिन प्रोटॉन आपस में रिपेल करके दूर जाना चाहते हैं। तो दोनों में जीतता कौन है? तो आंसर है, चूंकि न्यूक्लियाई इकट्ठा है इसलिए हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक और चीज हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा होने के बाद हमको इस नेचर में न्यूक्लियस मिलते ही नहीं है। 238 से बड़े 260, 270, 280 के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? तो हम उससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होते जाता है ये वाले फोर्स वीक होते जाते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस दो प्रोटॉन के बीच दो प्रोटॉन ऐसे आपस में चिपके हुए हैं तो इनको चिपकाने वाला फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और रिपेल करने वाला कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये चिपक कर रहेगा। अच्छा, दूसरे केस में क्या होता है कि अगर बड़ा न्यूक्लियस हो गया, एक प्रोटॉन यहां है और एक प्रोटॉन यहां है, डिस्टेंस डबल हो गया। अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फिर से दोनों फोर्सेस के बारे में सोचिए। दोनों फोर्स वीक हो जाएंगे, लेकिन कूलम फोर्स कितना वीक होगा? तो कूलम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो कूलम फोर्स जब वीक होता है तो 1/r² इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगर R डबल हो गया तो ये फोर्स वीक हो जाएगा। कितने गुना? 4 टाइम्स वीक हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। इसका फॉर्मूला जो होता है उसमें 2 की पावर बहुत ज्यादा होती है, 6 या 7, 6 मान लीजिए। इसलिए जब ये डिस्टेंस डबल हो गया तो यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 6 64 टाइम्स हो गया, 2 टू द पावर 7 128 टाइम्स हो गया। तो ये वीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/64 और 1/128, इतना वीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल भी वीक हुआ, न्यूक्लियर फोर्स भी वीक हुआ। कौन सा ज्यादा वीक हुआ? न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा वीक हो गया और न्यूक्लियर ने पकड़ के रखा हुआ था, अब वो कमजोर पड़ गया। तो कमजोर होने से क्या हो जाएगा? दोनों रिपेल करेंगे और एक प्रोटॉन उसमें से छिटक के अलग चला जाएगा। ये कब होगा? जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब न्यूक्लियस बड़ा होगा। इसलिए एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा बड़े न्यूक्लियस नेचर में नहीं मिलते। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि पकड़ने वाला फोर्स वीक होते जाता है और ज्यादा तेजी से वीक होता है। वीक इलेक्ट्रिकल भी होता है पर धीरे धीरे वीक होता है 1/r² के फॉर्मूले से। और न्यूक्लियर फोर्स 1/r⁶ r⁷ के फॉर्मूले से ज्यादा वीक हो जाता है। इसलिए एक साइज से ज्यादा नहीं मिलता। अच्छा, अब उस साइज का, बड़े से बड़े साइज का न्यूक्लियस हमको मिला, U-235, U-238। ये जो 230 वाले हैं ये हमको बड़े बड़े साइज के मिलते हैं। इनको अगर और बड़ा कर दिया जाए, ये साइज है, अगर इसको और बड़ा कर दिया जाए तो कौन ज्यादा वीक हो जाएगा? यस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा वीक हो जाएगा। चांस क्या हो जाएगा कि ये फिर टूट जाएगा। यही काम हम लोग कराना चाहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से 235 पार्टिकल्स
ऐसे इकट्ठे होके रखे हैं। थोड़ा सा बड़ा अगर ये हुआ तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टूट जाएगा। और हम वही करते हैं, क्या करते हैं, 235 को बड़ा कर देते हैं। 235 को बड़ा करके कितना बना देते हैं, 236। कैसे बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे पास U235 है, इसमें हमने एक न्यूट्रॉन को हिट किया, ये इसमें 235 पार्टिकल्स हैं, और इस न्यूट्रॉन को हम ज्यादा स्पीड नहीं देते। ज्यादा स्पीड देने से क्या होगा कि अगर ज्यादा स्पीड देंगे ऐसा जाएगा और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसको ऐसे रास्ता देंगे। थोड़ा सा हट गए, इसने रास्ता दिया, फिर अगले वाले हट गए, उसने रास्ता दिया, फिर अगले वाले हट गए, उसने रास्ता दिया, लास्ट वाले हटे, उसने रास्ता दिया, और ये बाहर निकल गया। सब के सब फिर वापस आपस में चिपक गए। जैसे भीड़ में एक आदमी घुसा और उधर से निकल गया। जैसे कैरम बोर्ड में हम गोटियां जमा के रखते हैं, जोर से स्ट्राइकर मारते हैं, गोटियां ऐसी हैं, स्ट्राइकर तेजी से जाएगा, नीचे वाली एक गोटी को लेके निकल जाएगा, लेकिन बाकी झुंड वैसे ही खड़ा रहेगा, कॉलम खड़ा रहेगा। ये होता है अगर किसी ने स्पीड से हिट किया तो। अच्छा, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा स्पीड से हिट नहीं कराते, कम एनर्जी देके कम स्पीड से हिट कराते हैं। अगर कम स्पीड से हिट कराएंगे तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा और इसी में ही रहेगा, क्योंकि उसको इतनी ही एनर्जी दी गई है कि 2, 4, 6, 10, 100 को चीर कर अंदर चला तो जाएगा पर बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर बाहर नहीं निकला तो फिर क्या होगा, अगर ये बाहर यहां से नहीं निकलेगा तो ये जो 235 सेट हैं, ये इनको बड़ी मुश्किल होती है, इसे को आने से इसकी जगह नहीं होती। जगह नहीं है तो ये उसको बाहर निकालने की, फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये इधर से अंदर गया, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ, वो उसको वापस फेंकते हैं बाहर। ये वाले ये यहां तक एंटर कर गया, इन्होंने इसको वापस फेंका इधर। जब ये इसको वापस फेंकते हैं तो ये सब आपस में जुड़ चुके हैं। अब जब ये वापस आता है, ये फिर हटते हैं तो ये भी नहीं हटना चाहते, ये इसको यहां से फिर इधर वापस भेजते कि तुम उधर जा रहे थे उधर ही जाओ, तो ये फिर इसको वापस ढकेल देते हैं। ये जब इधर आता है तो ये फिर इसको ऐसा ढकेल देते हैं। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग को हमने ऐसा दबाया और छोड़ दिया तो वो ऑसिलेट करेगा। वही काम हुआ कि इसके अंदर ये सब मिलकर एक स्प्रिंग जैसे रिस्टोरिंग फोर्स बनाते हैं। ये न्यूट्रॉन ऐसे अंदर घुसा, उन्होंने ऐसे बाहर ढकेला, फिर इधर वालों ने उधर ढकेला, फिर इधर वालों ने इधर ढकेला। सो इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट करने के कारण क्या होता है, आप देखिए ये दोनों पे स्ट्रेस आता है, दोनों पे स्ट्रेन आता है, इन पर नहीं आता, तो इसकी शेप जो है ये ऐसी हो जाती है, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल शेप हो जाएगी। ओके, अब ये भी इधर ढकेलते हैं, ये भी इधर ढकेलते हैं, बाहर वो निकल नहीं पाता है, उतनी एनर्जी नहीं है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये ऑसिलेट ऐसा होने लगता है। ऑसिलेट होते होते ये और लंबा हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है। ये उसके बाद जब ये और लंबा हो जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। आधे पार्टिकल कुछ इधर और कुछ इधर, और ये बीच का गैप बहुत कम हो जाता है, क्योंकि या तो ये इधर जाता है या इधर जाता है। हमने पेंडुलम को देखा है, ऑसिलेट करता है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, और बीच वाली जगह से बड़ी फास्ट निकल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहां रहता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। ओके, तो ये बीच में एक नेक डेवलप हो जाती है, इधर 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 इधर। अब ये इधर आया, इधर खट से इस दीवार को लगाता है, फिर इधर जाके खट से इस दीवार को मारता है, फिर इसको मारता है, फिर इसको मारता है। तो होता क्या है, फाइनली ये इतने दूर हो जाते हैं कि ये यहां से ऐसा और ये यहां से ऐसा।
दो टुकड़े बट गए, ये दो टुकड़े बट गए। इस तरह से ये टूट जाता है और यहां से छिटक कर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं वो इसमें से निकलते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि एवरेज 3 न्यूट्रॉन हमको पर मॉलिक्यूल इसमें से निकलते हैं। तो ये 3 न्यूट्रॉन यहां से छिटक जाते हैं और ये दोनों दो अलग अलग पार्टिकल बन जाते हैं। ये कौन कौन से अलग पार्ट, कंजर्वेशन के लॉ से हमको मालूम है कि मास कंजर्व होगा तो ये 235 और 1 236, तो इन दोनों का, इसका और इसका, तीनों का मास मिला के कितना होना चाहिए 236। वो तो हर एक केस में होता है। लेकिन जब हमने एक्चुअली फिजन करके देखा तो क्या देखा कि हमको अलग अलग तरह की मटेरियल उसमें से मिले। 6 चीजें हमको मिली, बहुत सारी चीजें मिली, सिर्फ 6 नहीं, बहुत सारी चीजें मिली। तो ज्यादा परसेंटेज किसका था? हमने टूटने के बाद हर चीज को बीन लिया और हर चीज को लेने के बाद में उसका डाटा बनाया। तो हमने क्या देखा कि उसमें बेरियम भी है, टिन भी है, ज़ेनॉन भी है, स्ट्रोंशियम भी है, नियोबियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, सब कुछ है। तो हम अपना दिमाग लगाते सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कंजर्वेशन ऑफ मास बनाया। कंजर्वेशन ऑफ मास बनाया कि एक टूटा हुआ टुकड़ा हमको बेरियम का मिलता है। हमको पजल सेट करना आता है। पजल कैसे सेट करते हैं आपने देखा है, एक पिक्चर है, उसको हमने बीच से फाड़ दिया और आपको बोला जरा इसको जोड़ो। आप इस पिक्चर को देखोगे, इसको देखोगे, सही जगह पे जोड़ दोगे, दैट इज पजल। ऐसे पजल सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हमने क्या देखा कि हमने तोड़ा किसको था 236 को, एक बेरियम का टुकड़ा हमको मिला 144। तो दूसरा ऐसा टुकड़ा हमको उसके साथ होना चाहिए जिसका टोटल मिला के कितना हो जाए 236। तो हम इसको सबको चेक करते हैं किसके साथ मैच बैठता है, क्रिप्टॉन के साथ। तो हमने खुद ही जोड़ी बना ली कि बेरियम का दूसरा टुकड़ा जरूर कौन रहा होगा, क्रिप्टॉन रहा होगा। इसलिए ये दोनों और जो बाकी कम बचा वो न्यूट्रॉन तो बहुत से छिटके। इसी तरह से अगर ये 140 का टुकड़ा मिला है तो 140 144 के साथ तो नहीं हो सकता। तो 140 का दूसरा टुकड़ा इससे भारी टुकड़ा होगा तो 99 का टोटल भी ज्यादा जा रहा है तो इसके साथ क्या होगा 94। ऐसा करके यूरेनियम के जो बहुत सारे टुकड़े मिले थे उसमें से हमने कुछ जोड़ियां बनाई और इस तरह से जोड़ियां बनाई कि सबका टोटल कितना आना चाहिए 236। इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और ये नेचुरल है। नेचुरल कैसे? एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा हमने लिया और एक बड़ा भारी घन लेके उसको तोड़ना है। अब हमने कहा कि इसको तोड़िए, जो 2 टुकड़े होंगे उसका मास बताओ कितना कितना होगा, टोटल 100 किलो है। तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों 50-50 किलो के होंगे, एक 40-60 भी हो सकता है, एक 39 और एक 61 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल 100 रहेगा। वैसे ही जब ये यूरेनियम टूटता है इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हमने सबको काउंट किया, सबको काउंट करके देखा कि मैक्सिमम परसेंटेज हमको इसकी मिलती है, उससे कम परसेंटेज इसकी मिलती है, उससे कम परसेंटेज इसकी मिलती है, और भी टूट के दूसरी चीजें बनती हैं वो बहुत कम होते हैं, वी डोंट स्टडी दैट। तो मेनली ये 3 तरह के हमको प्रोडक्ट यहां पर ये मिलते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकलते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ फिशन। और इस प्रोसेस में एनर्जी हमको कितनी मिलती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज a very large amount of energy. इलेक्ट्रॉन जो घूमता है प्रोटॉन के चारों तरफ, उसकी एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 to the power 6, इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें होती है। ओके, तो ये होता है फिशन और ये फिशन का तरीका। अच्छा, अब उसके बाद इसमें हमको बहुत सी एनर्जी मिलती है। अगर एनर्जी मिलती है तो हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? तो आंसर है हमको एनर्जी की बहुत जरूरत है। हम एनर्जी को अपने कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
हमारा सबसे कन्वीनियंट फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको अपनी मनपसंद मशीन में हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये हमको मिलती किस फॉर्म में है? तो आंसर है कि ये हमको हीट के फॉर्म में मिलती है, और हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की हुई है। तो ये एनर्जी हमको चाहिए। अगर ये एनर्जी हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक ऐसी मशीन बनाएंगे, एक ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसमें हम ये वाला रिएक्शन कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक प्लांट लगा के एक डब्बा लेते हैं, एक डब्बे में ये यूरेनियम डालते हैं, रिएक्ट करेगा और हमको मिलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो अगली चीज हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। इस रिएक्शन से, फिजन के रिएक्शन से न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम जो डिवाइस लगाएंगे, जो मशीन लगाएंगे, उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन होके उसमें एनर्जी हमको मिलेगी। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज समझिए। न्यूक्लियर रिएक्शन यहां आपने देखा, एक न्यूट्रॉन एक U-235 को हिट करेगा, पहली चीज, और किसी चीज को हिट करेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। U-235 को ही हिट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिट करने के बाद उसको बाहर नहीं निकलना है, यानी इसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? स्लो। तो हमको एक ऐसे न्यूट्रॉन का इंतजाम करना है जो स्लो। दूसरा, हमको U-235 का इंतजाम करना है जो न्यूट्रॉन के सामने आना चाहिए ताकि ये उसमें एंटर कर सके। ये दो इंतजाम करने हैं। तीसरा, जब ये टूटेगा और इसमें से ये एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि जिस टैंक में रख के हम ये काम कर रहे हैं वो टैंक गल जाएगा। तो जैसे ही हीट निकलती है, हमको तुरंत उस हीट को वहां से निकाल लेना है, वाटर डाल के उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन में ले जाना। इससे पहले कि वो हमारी भट्टी को गला दे, इससे पहले कि वो हमारे टैंक को गला दे, उस हीट को हमको बाहर करना पड़ेगा, दैट इज हीट एक्सचेंज। तो हमको हीट एक्सचेंज करना चाहिए। इतने सारे इंतजाम करेंगे तो हमारा रिएक्टर तैयार हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है ऐसे इंतजाम करने में? क्या प्रॉब्लम है? तो आंसर है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा है? सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए कि अगर हम यूरेनियम को हिट करना चाहते हैं तो हमको यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम है कहां? हमको U-235 चाहिए, तो U-235 इंडिया में नहीं मिलता, दुनिया में भी बहुत कम मिलता है, कोई कोई देशों में मिलता है। अच्छा, जो U-235 मिलता है ये नेचुरल स्टेट में कैसा होता है? तो आंसर है ये कंपाउंड स्टेट में मिलता है। ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता कि ये U-235 है, ये यूरेनियम ऑक्साइड कंपाउंड में मिलता है, और ये यूरेनियम ऑक्साइड भी, यूरेनियम ऑक्साइड ऐसे मिट्टी में हमको ओर के फॉर्म में नहीं मिलता। इसका जो ओर होता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो यूरेनियम ऑक्साइड जिस ओर में मिलता है उसमें यूरेनियम ऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.7%, इतना। यानी अगर हम 100 किलो लाएंगे तो उसमें 99.3 kg इंप्योरिटीज हैं, 0.7 kg सिर्फ उसमें से हमको यूरेनियम ऑक्साइड मिलेगा, इतना कम। ऑक्सीजन तो हम उससे अलग कर ही नहीं पाएंगे। एटलीस्ट यूरेनियम ऑक्साइड को मिट्टी में से हमको अलग निकालना पड़ेगा। अब सोचिए 100 किलो मिट्टी आपके पास है, उसको हमको बहाना है, साफ करना है, और उसमें से 700 ग्राम यूरेनियम बच जाना चाहिए, बाकी सब चीज बह जानी चाहिए। इसी से ह्यूज ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ये।
और हम लोगों ने यहाँ लोकल प्लांट देखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे बागलू वगैरह में, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, दैट इज बॉक्साइट को लाते हैं और उसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग करते हैं। उसकी परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, एक प्रोसेस बनी हुई है, एक एक इंप्योरिटी निकालते चले जाते हैं। तो ये हम जो करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हम पूरा उसमें से यूरेनियम ऑक्साइड नहीं निकाल पाते, बहुत सारी इंप्योरिटी कम करते जाते हैं, फिर भी लास्ट में जो चीज हमारे पास बचती है उसमें भी यूरेनियम 5-7% ही होता है, यानी 10 गुना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा प्योर यूरेनियम ऑक्साइड फिर भी हमको नहीं मिलता। ओके, अगर ऐसा होता है तो जो हमको कंसंट्रेट मिलेगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनरिचमेंट, यानी जो हमारे पास ओर है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनरिच। पहले जिसमें 1% था उसमें अब हम कितना कर रहे हैं, 10%। तो दिस इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो ये एनरिचमेंट करके हम उसमें यूरेनियम की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ, उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसका परसेंटेज कैसा है, बहुत कम है, 0.7 से 5-7%। अच्छा, हमारा प्रोसेस क्या है, एक न्यूट्रॉन जाएगा और सामने उसके यूरेनियम आएगा, उसको हिट करेगा। अब उसके सामने 100 पार्टिकल आए, 100 पार्टिकल में कितने पार्टिकल यूरेनियम है, तो आंसर है 1, 2 या 10। बाकी सब पार्टिकल नॉन यूरेनियम है, तो उसके चांसेस कि वो यूरेनियम को हिट करेगा बहुत कम हो गए, किसी दूसरे को हिट कर देगा इम्प्योरिटी को, क्योंकि हम तो ऐसा उसको निशाना लगा के नहीं डाल सकते। हम तो यहां छोड़ देंगे, न्यूट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, एक यूरेनियम में से न्यूट्रॉन निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी से, और वो न्यूट्रॉन जाके दूसरे यूरेनियम को हिट करते, दूसरे ओर को हिट करते। अब वो जिस मटेरियल को हिट कर रहे हैं उसमें यूरेनियम खुद ही बहुत कम है, तो वो जाके यूरेनियम को हिट करे, इसके चांसेस कैसे हैं, वेरी रेयर। वैसे भी हम जानते हैं कि जब न्यूट्रॉन जाएगा तो उसके सामने यूरेनियम का न्यूक्लियस पड़ेगा। एटम में 10,000 गुना जगह खाली होती है और बीच में एक जगह पे न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूट्रॉन जाके उस न्यूक्लियस को ही हिट करे और वो न्यूक्लियस यूरेनियम का ही हो, उसकी इंप्योरिटी का नहीं हो। इसके चांसेस कितने हैं, तो आंसर है इसके चांसेस बहुत कम है कि वो जाकर उसको हिट करेगा। तो होगा क्या, न्यूट्रॉन गया, उसने जाके इंप्योरिटी को हिट कर दिया, खत्म न्यूट्रॉन। दूसरा न्यूट्रॉन गया, वो दो के बीच में से निकल गया, यूरेनियम का न्यूक्लियस उसके सामने पड़ा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन के सामने न्यूक्लियस पड़ जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रॉन हम भेजे जा रहे हैं, हीट निकलती नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कंसंट्रेशन को बढ़ा देना। कि अगर हम न्यूट्रॉन छोड़ने के लिए हमने एक रॉड रखी है तो उसकी जगह 10 रॉड कर देंगे, तो अब बरसात होगी न्यूट्रॉन की, चांसेस ज्यादा हो गए हिट करने के। सामने रिसीव करने के लिए हमने एक यूरेनियम कोर की छड़ रखी है, इस यूरेनियम की छड़ की बजाय हम एक की बजाय 50 रख देंगे, तो ये यहां से गया, यहां नहीं मिला यूरेनियम, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो इतना ज्यादा शॉवर होगा और इसके सामने इतने ज्यादा ये हिट रहेंगे कि जब इसमें से 1 लाख न्यूट्रॉन जाएंगे तो हो सकता है 10 हिट कर दे, 100 हिट कर दे, तो चांसेस हैं कि वो हिट कर ले। तो आंसर क्या हुआ, दैट वी मस्ट गिव ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, विद दैट क्वांटिटी देयर विल बी रिएक्शन, and if the quantity is less then there will be no reaction. This quantity is known as critical quantity.
क्रिटिकल क्वांटिटी। तो नोट करिए, क्रिटिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम। Critical quantity is that quantity of uranium which is required to start the reaction, so that it continues at its own, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्रिटिकल क्वांटिटी से ज्यादा। तो इसमें हमने क्या दो चीजें की, एक तो जो ओर हमको मिला उसको एनरिच किया ताकि उसमें यूरेनियम ज्यादा हो जाए। दूसरा हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है, यूरेनियम की जो क्वांटिटी है उसको क्रिटिकल क्वांटिटी से ज्यादा रखा ताकि बहुत सारे न्यूट्रॉन जाएं और सामने बहुत सारे यूरेनियम रहें और वो हिट कर सके। ये बात समझ में आ गई? ओके। दूसरी चीज देखिए, दूसरा इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या था कि ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं यूरेनियम में से, अपने आप यूरेनियम टूटता रहता है और उसमें से रेडियो एक्टिविटी के कारण न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उस ज्यादा वेलोसिटी के कारण ये इसको पंक्चर करते हुए निकल जाते हैं, इसके बीच में रुकते नहीं हैं। अगर रुकेंगे नहीं तो ऑसिलेशन नहीं होगा, नेट डेवलप नहीं होगी तो ये टूटेगा नहीं। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि न्यूट्रॉन उसको हिट करे, उसके पहले उसकी स्पीड कम हो जाए। ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमने एक प्रिंसिपल लगाया जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कोलिजन के चैप्टर में। कोलिजन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब दो बॉल आपस में कोलाइड करते हैं, दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज में चेंजेस आ जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल आपने देखा था कि अगर दोनों का मास एक समान रहे और ये दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इसकी है और इसकी वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इसकी। अगर इसकी वेलोसिटी 5 है और इसकी वेलोसिटी 20 है तो ये दोनों ऐसे टकराएंगे। टकराने के बाद ये जो 5 वाला था ये 5 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, इसने इसको ऐसे हिट किया तो 5 वाले की वेलोसिटी 20 हो जाएगी और 20 वाले की कम होके 5 हो जाएगी। अगर दोनों का मास कैसा है, करीब करीब इक्वल है, तो थोड़ा कम ज्यादा है तो वेलोसिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाएगी, पर वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। तो वेलोसिटी के एक्सचेंज में हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है 100, मुझे इसकी वेलोसिटी करनी है 10, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो आंसर है, इसके बराबर मास का एक दूसरा पार्टिकल मैं लाऊंगा, इसको वेलोसिटी दूंगा 10 और यहां पर ये ऐसे चलते रहेगा। जैसे ही ये जाकर इससे टकराएगा, दोनों का मास बराबर है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, तो इसको कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी? 10। इसको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी? जो इसकी वेलोसिटी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 10। तो पहले से हमने यहां जो पार्टिकल छोड़ के रखा है उसकी वेलोसिटी कितनी बना दी? 10। मान लो ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 100, हम इसकी वेलोसिटी करना चाहते हैं 15, तो क्या करेंगे? ये वाला पार्टिकल कितनी वेलोसिटी का लाएंगे? 15 और इसके साथ हिट करा देंगे। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 50। तो ये हमको एक मेथड मिल गया कि फास्ट चलने वाली चीज को हम जो चाहे वेलोसिटी दे सकते हैं। हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका मास करीब करीब इसके बराबर हो, कैलकुलेशन ऐसी हो कि जब वेलोसिटी का ट्रांसफर होगा तो ये वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो फास्ट न्यूट्रॉन जाते हैं उस फास्ट न्यूट्रॉन में उसको एक मीडियम देते हैं, दैट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के जो ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, वो करीब करीब न्यूट्रॉन के ऑर्डर का ही होता है।
एक या दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन, इस तरह से उसका मास बहुत कम होता है। वो न्यूट्रॉन के ऑर्डर का ही होता है, तो उसको उस टेम्परेचर पर रखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, बड़ी लो रहेगी। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की वेलोसिटी लो रहेगी और वो पानी भरा हुआ है। अब न्यूट्रॉन जाएगा तो नेचुरली इससे टकराएगा। अब अगर न्यूट्रॉन इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? न्यूट्रॉन को कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी? जो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की वेलोसिटी है। और वो वेलोसिटी कैसी है? वो थर्मल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी से बहुत स्लो है। इस तरह से स्लो वेलोसिटी का न्यूट्रॉन हमने बना लिया। दैट इज नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल क्यों? क्योंकि पहले हाइड्रोजन के पास जो वेलोसिटी थी वो कौन सी वेलोसिटी थी? थर्मल वेलोसिटी। वो अब किसको मिल गई? न्यूट्रॉन को मिल गई, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? थर्मल न्यूट्रॉन। और थर्मल न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम होती है, इतनी कम होती है कि जब वो जाके यूरेनियम को हिट करेगा तो उसके अंदर तो एंटर कर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, उसमें फंस जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा और वो फिशन हो जाएगा, टूट जाएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास उसके बहुत तरीके हैं हीट एक्सचेंजर के। जैसे ही हीट बननी शुरू होगी, हम उसमें से वाटर का फ्लो या किसी लिक्विड का फ्लो बड़ी स्पीड से रखेंगे। इधर हीट बनते जाएगी और लिक्विड उधर गर्म होकर निकलता चला जाएगा। हीट उसकी बाहर निकालते हैं और वो जो लिक्विड हीट होकर बाहर निकलेगा उससे हम स्टीम बना लेंगे और स्टीम से फिर अपना पावर हाउस चलाएंगे। इस तरह से ये तीनों प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हुए? पहला, एनरिचमेंट सो दैट यूरेनियम इज अवेलेबल। नंबर 2, स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। एंड नंबर 3, द हीट हैज टू बी टेकन आउट। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को हम यहां पे लिख लेते हैं सो दैट यू विल रिमेंबर कि न्यूक्लियर रिएक्शन होना, अपने आप हो जाना इतनी आसान चीज नहीं है। देयर आर प्रॉब्लम्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये हमारे 3 प्रॉब्लम होते हैं। यूरेनियम कंसंट्रेशन इज लेस, न्यूट्रॉन डू नॉट हिट यूरेनियम, न्यूट्रॉन हैज हाई स्पीड, इट शुड बी स्लो टू स्टे इनसाइड यूरेनियम, एंड हीट प्रोड्यूस मस्ट बी कंट्रोल्ड, regulated and should be taken out immediately. ओके, ये तीनों का इंतजाम हम करके रखते हैं किसमें? थर्मल प्लांट में, सॉरी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहले ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, इसको तो जहां भी इसका प्लांट लगता है इट इज ए नॉर्मल केमिकल प्रोसेस। इंप्योरिटीज को हटाकर हम उसको यूरेनियम को एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट करके उसके छोटे छोटे बिलेट्स बनाते हैं। बिलेट्स इस तरह के बिलेट्स बना के उनको एक एल्यूमिनियम की रॉड में डाल देते हैं और उस रॉड में पूरे यूरेनियम ऐसा भरे रहते हैं। दैट इज नोन एज फ्यूल रॉड, यूरेनियम की रॉड। उसमें जो क्वांटिटी रखते हैं वो क्रिटिकल क्वांटिटी से बहुत कम होती है ताकि अपने आप उसमें रिएक्शन चालू नहीं हो सके। ये यूरेनियम रॉड को लेड में रखा जाता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन निकलते हैं लेड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे यूरेनियम तक नहीं पहुंचने देता, तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये तरीका होता है इसको स्टोर करने का एनरिच करके। सो व्हाट वी गेट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस? फ्यूल रॉड्स। ओके, अब इसके बाद ये तीनों को किस तरह से अरेंजमेंट करके हम प्लांट को बनाते हैं उसको स्टडी करते हैं। उसके पहले हमको एक चीज देखनी है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोल्ड रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, और व्हाट इज मीन्ड बाय चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। ओके, अब देखिए ये चेन रिएक्शन क्या होता है। U2
235 पे न्यूक्लियस को हमने न्यूट्रॉन से हिट कराया, सिंगल न्यूट्रॉन से। इसने जाकर इसको हिट किया और इसमें फिजन हुआ, विद ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड। इसमें फिजन हुआ, फिजन होके इसके दो बड़े बड़े टुकड़े हुए और इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन, ऑन एवरेज 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकले। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले उनके पास बहुत स्पीड होती है, ये जाकर किसी दूसरे यूरेनियम को हिट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन एनरिचमेंट अच्छा है तो इन्होंने ये 3 यूरेनियम को हिट किया। अगर इसको 3 को हिट किया और इनको फिशन कर दिया तो हर एक में से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। तो ये एक न्यूट्रॉन ने एक को तोड़ा, इसके बाद कितने टूटे? 1 2 3। अब ये 9 के 9 जाके फिर 9 यूरेनियम को तोड़ेंगे, तो कितने यूरेनियम टूटेंगे? 9। 1 3 9। अब इस 9 में से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 27। और उसके बाद कितने यूरेनियम टूटेंगे? 27। इस तरह से हम क्या देखते हैं? 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 to the power n यूरेनियम टूटते चले जाएंगे और एक यूरेनियम टूटने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है। टाइम कितना लगेगा इसमें? तो आंसर है ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होती है, यानी इसमें टाइम लगता है 10 to the power -6 सेकेंड। इतना कम, 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड में एक प्रोसेस होती है, तो 1 सेकंड में कितने से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा यूरेनियम टूटेंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी को हम बस देखते ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड देयर विल बी ए ब्लास्ट। जो उसके आसपास की चीजें हैं सब हीट होके गल जाएंगी, सब चीजें टूट जाएंगी, इतना जबरदस्त ब्लास्ट होगा और इतनी ज्यादा हीट होगी, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को, अच्छा पहले तो ये हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ क्या चलाया था? 1 न्यूट्रॉन। उसके बाद ये हमने किया क्या? नहीं। ये हमने किया क्या? नहीं। ये अपने आप होते चला गया। हमने सिर्फ क्या किया था? इसको अलाउ किया 1 न्यूट्रॉन से हिट करना। तो ये जो चीज चली, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये एक चेन बन गई। इसलिए इस रिएक्शन में क्या शब्द यूज किया गया है? चेन रिएक्शन। ठीक है, तो चेन ऑटोमेटिकली बनते चली जाती है न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि हर कड़ी में न्यूट्रॉन निकलते हैं, चेन आगे बढ़ती जाएगी और रिएक्शन होते चले जाएंगे। सो दिस इज ए चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन में आपने लिखे हैं 2 टाइप। हमने 1 न्यूट्रॉन इसको दिया, इसने इसको 3 किया, 9 किया, 27 किया, 1 सेकंड के अंदर ये 1 करोड़ तक पहुंच गया, 1 अरब तक पहुंच गया। तो इतने ज्यादा होंगे और ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये एक बॉम्ब चल जाएगा और पूरा एनवायरनमेंट, शहर का शहर खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ बताइए? कंट्रोल्ड की अनकंट्रोल्ड? दिस इज अनकंट्रोल्ड। हम उसको कुछ कर नहीं पाए, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, रेगुलराइज नहीं कर पाए। तो ये चेन रिएक्शन कैसा हो गया? अनकंट्रोल्ड। अच्छा, दूसरा चेन रिएक्शन देखिए, यहां पर हमने इसमें 1 न्यूट्रॉन से हिट किया, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले। इसके सामने ये जो यूरेनियम हमने रखे, ये कम कर दिए, यूरेनियम को कम कर दिया। कम करने से हिट करने के चांसेस कैसे हो गए? कम हो गए। इतना कम कर दिया कि इसमें से 1 को सामने यूरेनियम मिलता है और 2 को नहीं मिलता। तो ये कितने को तोड़ेगा? 1 को। इसमें से फिर 3 निकले। फिर हमने इतना कम यूरेनियम रखा है कि ये 1 को तोड़ पाएगा।
फिर ये एक को तोड़ना है, एक 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 एट ए टाइम कितना ब्रेक हो रहा है? सिर्फ वन, बस। अब इसमें उतनी ज्यादा हीट नहीं निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी जिस हीट को हम तुरंत बाहर निकाल सकते हैं, हीट एक्सचेंजर से बाहर निकाल सकते हैं। और ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज नोन एज कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड में न्यूट्रॉन का क्या डिफरेंस हुआ? अगर रिएक्शन होने के बाद एक न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा और एक यूरेनियम को ही तोड़ेगा, तो ये कैसा रिएक्शन होगा? कंट्रोल्ड। और अगर एक ने 2 या 3 तोड़ दिए तो ये कैसा हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड, क्योंकि फिर हर एक बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। लिखिए, ये दोनों डायग्राम आप बनाएंगे और नोट करेंगे। इफ पहले कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, if fission of a uranium nuclei, if fission of a uranium nuclei produce one neutron for further reaction with one uranium, and number of uraniums do not multiply. Number of uranium do not multiply. Then it is a controlled chain reaction. Then it is a controlled chain reaction. If one fission cause multiple fissions, if one fission cause multiple fissions, then number of fissions increase in geometrical proportion. Increase in geometrical proportion. Full stop. The energy released cannot be controlled. The energy released cannot be controlled. This is uncontrolled chain reaction. This is uncontrolled chain reaction. Full stop. In nuclear reactor, we use controlled chain reaction. We use controlled chain reaction to get energy. All precautions are taken. All precautions are taken so that process do not become uncontrolled. So that process do not become uncontrolled. Okay. And now we will see what are the main parts of the reactor. Okay.
ये डायग्राम देखिए, मेन ये रिएक्टर है, बाकी सब तो पावर हाउस का हिस्सा है। इस रिएक्टर का एक्शन काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये हमने यहां पर क्या रखे हैं, फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स की क्वांटिटी कितनी कर दी, तो आंसर है क्रिटिकल क्वांटिटी से ज्यादा। अगर क्रिटिकल क्वांटिटी से ज्यादा की है तो इतने न्यूट्रॉन निकलेंगे, उनके सामने इतना यूरेनियम मिलेगा कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये क्या चीज है, दीज आर नोन एज फ्यूल रॉड्स। अच्छा, इसके में जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उसकी स्पीड कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो उसकी स्पीड को कम कर दे, मॉडरेट कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटर। तो ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब वो वाला वाटर जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन। ओके, H2 जिसमें यूज की जाती है, ये मॉडरेटर इसमें यूज करेंगे। ओके, इस मॉडरेटर के कारण न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, वो सामने जाके यूरेनियम को हिट करके उसके अंदर रुकेंगे और उसके कारण उसमें फिशन हो जाएगा। फिशन होगा तो वो उस फिशन से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो जाके दूसरे यूरेनियम को तोड़ेंगे, उसमें फिशन होगा, वो फिर तीसरे यूरेनियम को तोड़ेंगे, फिर उसमें फिशन होगा, और इस तरह से ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास ये है कंट्रोल रॉड्स। ये कैडमियम के रॉड्स होते हैं, कैडमियम। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब न्यूट्रॉन ज्यादा बरसात होने लगेगी और ज्यादा यूरेनियम टूटने लगेंगे तो हम क्या करते हैं, इन रॉड्स को नीचे कर देते हैं। नीचे करने से यहां से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे ये रॉड उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो सामने जो पहुंचेंगे न्यूट्रॉन उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो टूटने वाली यूरेनियम की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो हम उसका रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है कि न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस undergoing fission, this is divided by number of neutrons hitting, इसको 1 होना चाहिए। अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो फिशन ज्यादा होते जाएंगे, या इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। What I will say, rate of reaction 1 means एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा, उसके बाद फिर उससे एक ही न्यूक्लियस टूटेगा, फिर उसके बाद एक ही न्यूक्लियस टूटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना माना जाएगा, 1। अगर पहले 100 न्यूक्लियस टूटे, उसके बाद 90 टूटे, उसके बाद 80 टूटे, फिर 70, फिर 60, तो ये रेट कैसा हो गया, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगा और रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड को ऊंचा कर देंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा जाने लगेंगे। अगर 100 न्यूक्लियस टूटते हैं और उससे अगले सेकंड में 120 टूटते हैं, उससे अगले सेकंड में 140, 160, तो ये तो बढ़ता जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड को नीचे कर देते हैं, तो ज्यादा न्यूट्रॉन ऑब्जर्व होने लगते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो कम यूरेनियम टूटेगा और इस तरह से रिएक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। तो कंट्रोल रॉड का एक्शन समझ में आया। रेट ऑफ रिएक्शन हम कितना रखना चाहते हैं, 1। इट शुड नॉट बी मोर देन 1, इट शुड नॉट बी लेस देन 1। ओके, ये रेट ऑफ रिएक्शन 1 होना चाहिए। ये कंट्रोल रॉड्स का काम है और ये किसके बने रहते हैं, कैडमियम के बने रहते हैं। उसके बाद अगर ये कंट्रोल रॉड जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, चलते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया और ये बंद हो गए चलना, तो क्या होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और इसमें
चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ये बम बन जाएगा, ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा अगर हमारे इस सिस्टम में गड़बड़ हुई। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इरेगुलरिटी होती है और इसमें हमको खतरा लगने लगता है कि रिएक्शन फास्ट होने जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये रॉड्स के ऊपर में ये एक कैप है, ये कैप सेफ्टी रॉड कहलाता है और ये लेड का बना होता है। इस लेड से ये ढक्कन है, ये रॉड है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसा गिर जाता है। गिर के ये क्या करेगा, रॉड को ढक देगा, रॉड को ढक देगा तो जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं सब के सब लेड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रिएक्शन टोटली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट का चांस होता है, तो ये उसका मेन स्विच है, सेफ्टी रॉड लगाया, सब के सब रॉड बंद हो गए और रिएक्शन टोटली क्लोज हो गया, दैट इज सेफ्टी रॉड। समझ में आ गया। कंट्रोल रॉड सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसको हमको ऊपर भी उठाना पड़ता है, नहीं तो उसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे भट्टी ठंडी हो जाएगी, हीट निकलनी बंद हो जाएगी। ओके, तो ये इन सबके फंक्शन हो गए। हर एक का फंक्शन समझ में आ गया आपको। ये न्यूट्रॉन देना, यूरेनियम तोड़ना, एनर्जी पैदा करना, फ्यूल रॉड। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना। किस चीज का बना हुआ है, हेवी वाटर। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल रॉड्स किसके बने हैं, कैडमियम के। इनका काम क्या है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, सो दैट फिजन रिमेन्स अंडर कंट्रोल एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन 1। ये इनका काम है और सेफ्टी रॉड इसकी। अब जब इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वर्किंग। जब इसमें रिएक्शन होगा तो इसमें बहुत सी हीट पैदा होगी, जो रिएक्शन हमने लिखे थे उसके अनुसार। ये हीट के कारण ये पूरा कोर गर्म हो जाएगा, ये दिस इज कोर। ये पूरा कोर जो स्टील का बना हुआ है, मोटी चादर का, ये गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हो जाएगा तो यहां से हम हाई प्रेशर का वाटर भेजते हैं या लिक्विड सोडियम भेजते हैं। ये यहां से जाएगा और इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसकी हीट सोडियम को मिल जाएगी और ये ठंडा हो जाएगा। तो ये इसको ठंडा करेगा और जब ये यहां से निकलेगा तो ये खुद कैसा रहेगा, दिस विल बी वेरी हॉट। मान लीजिए इसका टेम्परेचर यहां पहुंचते पहुंचते 400-500 हो जाता है, इसको हम बहुत स्पीड से भेजते हैं। यहां पर इसका टेम्परेचर है 50, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 30, 40, 50, और यहां से इसने हीट ली, हीट लेके यहां चला गया, उसका टेम्परेचर हो गया 500 या 400, इतना टेम्परेचर। तो वो हीट उसने यहां से ली तो इसकी हीट निकल गई। इसके बाद और हीट बनी, इधर से और लिक्विड गया, वो हीट उस लिक्विड ने निकाली। इस तरह से यहां की जो हीट बनते जाती है उस एनर्जी को इस लिक्विड से हम यहां निकालते चले जाते हैं। ये समझ आया हीट किस तरह से निकल रही है इसमें से। सो दिस वी कैन से दिस इज ए कूलिंग एक्शन, कूलर। तो इसको कूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हीट निकल रही है उसको ये कूल करते जाते हैं। ओके, लेकिन ये जो 500 डिग्री 400 डिग्री का प्रेशराइज्ड वाटर है, इससे हम हीट को क्या करते हैं, तो इसको हम ये एक टैंक में डालते हैं। ये इसको हम कहेंगे हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, स्कीम क्या होती है उसको समझने के लिए। अदरवाइज एक्चुअल मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। ओके, तो यहां से ये जो जाएगा इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ये यहां से जाता है और फिर ठंडा होके यहां से फिर से इसमें आ जाता है, फिर ठंडा होके फिर से आ जाता है। ये ठंडा कैसे होता है, तो आंसर है इसके अंदर हम एक पानी का दूसरा सर्किट चलाते हैं। ये पंप लगा हुआ है, ये वाटर है हाई प्रेशर, ये पानी को हम इसमें भेजते हैं और इसके अंदर इसकी खूब पाइप्स इसके सब चलते हैं। बॉयलर के अंदर जैसे आपने पाइप देखे होंगे बहुत भरे रहते हैं, ये सारे वो बॉयलर के पाइप्स हैं।
इसके अंदर जब ये पानी जाएगा और इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसकी हीट इस पानी को मिल जाएगी, इसका टेम्परेचर भी 100 के ऊपर चला जाएगा, 200, 300, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से जो जा रहा है ये वाटर है और यहां से जो निकलेगी ये क्या होगी, स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम, ये इस हीट के कारण। तो इस हीट को अब हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज ए हीट एक्सचेंजर। इस लिक्विड से एक्सचेंज होके हीट इस लिक्विड में आ गई, यहां से हीट निकल गई और इस लिक्विड में आ गई, स्टीम बन गई। अब अगर इसने अपनी हीट इसको दे दी तो इसका अपना टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर यहां नीचे आते आते 100 हो गया। अब इस 100 से फिर से हमने इसको यहां भेजा, यहां ऊपर गया 500 हो गया, फिर यहां नीचे आया, इसने अपनी हीट इसको दे दी, फिर 100 हो गया, फिर यहां से गया 500 हो गया। इस तरह से यहां से हम हीट लगातार निकालते हैं और ये वाले सर्किट के पानी को देते हैं और ये पानी क्या बनते जाता है, स्टीम। अब ये जो सर्किट है इस सर्किट को हम लोग पहचानते हैं क्योंकि हमारे जो कोयले वाले थर्मल प्लांट है उसमें भी यही होता है, बॉयलर में। दिस इज ए बॉयलर। यहां पर पानी बॉयल होता है, बॉयल होकर स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलेगी और इस टरबाइन से जनरेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो स्टीम के लिए हीट यहां से आई है और ये हीट कोयले को नहीं जलाकर हमने किससे ली है, न्यूक्लियर रिएक्शन से ली है। बाकी सारा सिस्टम ये तो पावर हाउस का सिस्टम है, मेन न्यूक्लियर रिएक्टर ये, ठीक है, दैट इज पावर हाउस सिस्टम। इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से हम पावर में कन्वर्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर और किस तरह से ये काम करता है। तो आज हम लोग